हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शहनाज है। कैसे आप सब। आज की वीडियो में सैल्यूट मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जो कि नई रिलीज हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अरविंद से। अरविंद पुलिस ऑफिसर है जो 2.5 साल से छुट्टी पर गया हुआ है। 2.5 साल बाद वो पुलिस स्टेशन आया है एक केस की फाइल लेने के लिए। 2.5 साल पहले एक चंदन नाम के आदमी ने ट्रैफिक रूल तोड़ा था, उसकी डिटेल भी मांगता है। यहाँ के जो हवलदार हैं वो लोग पहचानते नहीं है और उनका SI ऑफिसर इस वक्त पुलिस स्टेशन में है नहीं, इसलिए वो लोग अरविंद को SI के आने तक के लिए टालते हैं। कुछ देर बाद वो SI ऑफिसर आ जाता है और अरविंद को सल्यूट करता है। वो अरविंद का जूनियर ऑफिसर था जो अब वो उसकी जगह पर SI है। वो SI अरविंद को अपनी बाइक दिखाता है जो कि छुट्टी पर जाने से पहले अरविंद की बाइक थी। अरविंद उसे देखकर बहुत खुश होता है। अब कहानी पास्ट में जाती है 2.5 साल पहले। वहाँ मार्टिनी नाम के एक आदमी का मर्डर हुआ होता है जिसके किलर का कोई भी सुराग नहीं होता है पुलिस वालों के पास। पॉलिटिशियन का बहुत प्रेशर होता है इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस वालों पर। अरविंद का बड़ा भाई वो भी पुलिस ऑफिसर है और अरविंद से सीनियर है। वो और उसके कुछ पुलिस ऑफिसर साथी मिलकर एक ऑटो वाले पे इल्जाम लगाते हैं कि ये मर्डर उसने किया है क्योंकि उसके पास मर्डर करने का रीजन था। मरने से पहले मार्टिन ने मुरली नाम के लड़का जो एक ऑटो ड्राइवर है उसे पैसे देने के लिए कहा था उसकी बहन की शादी के लिए। उसके प्रॉमिस करने के बाद ही मुरली ने अपनी बहन की शादी एक अमीर लड़के से तय कर दी। जब शादी का वक्त नजदीक आया तो मार्टिन अपने वादे से मुकर गया और इसकी वजह से मुरली की बहन की शादी टूट गई। और अरविंद के भाई का मानना है कि इसी रीजन से मुरली ने मार्टिन का मर्डर कर दिया, मगर उन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है इसलिए वो इस चीज को साबित नहीं कर सकते हैं। इन सारी बातों पर अरविंद को भरोसा नहीं होता है। वो अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है मगर उसका भाई उसे कहता है कि कई साल पहले ऐसा ही एक केस था जहाँ एक आदमी ने किसी का मर्डर किया था और मर्डर वेपन समुंदर में फेंक दिया था, जिसकी वजह से पुलिस वालों को मर्डर वेपन नहीं मिला और उन्होंने कोर्ट में वो पेश नहीं किया, जिसकी वजह से वो केस हार गए और किलर को कोर्ट ने छोड़ दिया। जिसके बाद अरविंद के भाई का ट्रांसफर ट्रैफिक पुलिस में हो गया और तब से उसने फैसला किया कि वो किसी भी किलर को सबूत न होने की वजह से फ्री नहीं होने देगा। अब इस बात से अरविंद कंफ्यूज हो जाता है और वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है और जैसा उसका भाई और उसके साथी उसे कहते हैं वो उनके साथ वैसा ही करता है। और वो सारे लोग मिलकर मुरली के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं और वहाँ उसके जान पहचान के कुछ लोगों को मुरली के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करते हैं, ये कहकर कि ये पुलिस वाले उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज करके उन्हें जेल भिजवा देंगे। इस डर से वो लोग भी उसके अगेंस्ट गवाही देते हैं और मुरली को गिरफ्तार करने के लिए जब वो लोग उसके घर जाते हैं तो वो अरविंद को आगे कर देते हैं क्योंकि मुरली अरविंद पे ज्यादा भरोसा करता था। जब वो लोग उसे घर से बाहर बुलाते हैं और कार में बिठाते हैं तब मुरली की बहन अरविंद को देखती है। इसके बाद ये केस कोर्ट में चला जाता है। इसके 3 महीने बाद अरविंद का भाई अपनी फैमिली के साथ अरविंद के लिए कार लेने के लिए जाते हैं। वहाँ उन्हें एक पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है। वो सारे पुलिस ऑफिसर मिलकर बैठते हैं और बात करते हैं। वहाँ वो पुलिस ऑफिसर इन्हें बताता है एक ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले आदमी को पकड़ा था और वो शराब पीकर कार चला रहा था। उसकी कार में तलाशी लेने के बाद उन्हें पेपर स्प्रे मिला, मार्टिन का फोन मिला। जब मार्टिन का मर्डर हुआ था तो उसके मर्डर में पेपर स्प्रे का इस्तेमाल हुआ था और उसका फोन मर्डर के बाद गायब हुआ था और वही फोन अब उस ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले आदमी जिसका नाम चंदन है उसकी कार में मिला। इसका मतलब मुरली ने मार्टिन का मर्डर नहीं किया और उसका मर्डर करने वाला किलर ट्रैफिक पुलिस वालों को मिला मगर उन्होंने उसे जाने दिया। अरविंद का कहना है कि उस आदमी को अरेस्ट करना चाहिए और इस केस को दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, मगर अरविंद का भाई और बाकी ऑफिसर अरविंद को समझाते हैं कि अगर कोर्ट को ये पता चला कि इन्होंने मुरली के खिलाफ झूठे सबूत और झूठे गवाह पेश किए थे तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी और इनकी नौकरी भी जाएगी और 5 साल की जेल भी हो जाएगी इन सबको। इसलिए ये लोग चुपचाप रहने के लिए कहते हैं और ये सब भूल जाने के लिए उसे समझाते हैं, मगर वो फिर भी इस बात के लिए नहीं मानता है। अरविंद का भाई गुस्से में मार्टिन का फोन तोड़ देता है। अरविंद अपने भाई से भी जो सीनियर ऑफिसर है उसके पास जाता है और ये सारी बातें उसके सामने रखता है। तभी वहाँ उसका भाई और एक और ऑफिसर आ जाता है और वो सीनियर ऑफिसर अरविंद को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब वो बाहर चला जाता है तो उसे फोन करके वापस कैबिन में बुलाते हैं और अरविंद को एक IG ऑफिसर की फैमिली को शहर घुमाने की ड्यूटी दे देता है। अगले दिन जब वो उन लोगों को घुमा रहा होता है वही सीनियर ऑफिसर अरविंद को किसी और ऑफिसर की कार ड्राइव करने के लिए कहता है और उस ऑफिसर को जहाँ जहाँ जाना है वो अरविंद उसे ले जाए ये ऑर्डर देता है। अरविंद इस चीज के लिए ऑब्जेक्शन उठाता
है तो वो उसकी इंसल्ट करता है। अरविंद को बहुत इंसल्ट फील होती है, वो इन सब चीजों से बहुत परेशान हो जाता है। तो वो कुछ सालों की लंबी छुट्टी की एप्लीकेशन देता है और वो छुट्टी पर चला जाता है। कहानी 2.5 साल आगे बढ़ती है। अरविंद दूसरे शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग में रहता है। वो यहाँ कोई कोर्स कर रहा है और उसके पास जॉब नहीं है, मगर वो ट्यूशन लेता है और घर का खर्चा उसकी गर्लफ्रेंड की सैलरी से चल रहा है। एक दिन उसकी भतीजी उसे कॉल करती है, उसकी शादी पर आने के लिए कहती है। इसके कहने से अरविंद अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आ जाता है उसकी शादी में शामिल होने के लिए। नेक्स्ट डे अरविंद अपनी फैमिली वालों के साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए कहीं जाता है। वहाँ उसे मुरली की बहन मिलती है जो वहाँ जॉब करती है। मुरली की बहन अरविंद को देखकर जाने लग जाती है। अरविंद उससे रोककर बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे अपनी और अपने भाई की बुरी हालत का जिम्मेदार उसे ठहराती है और उसे बताती है कि उसने अपने भाई के लिए घर बेचकर केस लड़ा, मगर वो हार गई। 3 दिन पहले उसके भाई को उम्र कैद की सजा हो गई। इसके बाद अरविंद मुरली से मिलने के लिए जेल जाता है और उसे सॉरी भी बोलता है, मगर मुरली अपनी और अपनी बहन की बुरी हालत का जिम्मेदार उसे ठहराता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। 2 ऑफिसर अरविंद के भाई को अरविंद के बारे में बता देते हैं कि वो मुरली से मिलने के लिए जेल गया था और उन्हें डर है कि कहीं अरविंद दोबारा से रास्ते पर न चलने लग जाए और उनके लिए मुसीबत न खड़ी कर दे। अरविंद का भाई अरविंद का नंबर ट्रेस करवाता है और उसके पीछे कुछ लोग लगा देता है और उसकी हर वक्त की खबर रखने लग जाता है। अब कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है। अरविंद पुलिस स्टेशन में वो फाइल चेक कर रहा होता है। अरविंद के भाई के साथ ही एक ऑफिसर SI को कॉल करता है, उसे फाइल के साथ और दूसरे एक हवलदार के साथ में उसके ऑफिस आकर मिलने के लिए कहता है। तो वो हवलदार उस फाइल को उसके हाथ से ले लेता है और वो लोग उस सीनियर ऑफिसर के ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद अरविंद की कार को पुलिस उठा लेती है क्योंकि उसने नो पार्किंग बोर्ड के होते हुए भी वहाँ पे कार खड़ी की थी। अरविंद वहाँ पुलिस ऑफिसर को बताता है कि जब उसने वहाँ कार खड़ी की थी तब वो पार्किंग का बोर्ड वहाँ नहीं था। अब अरविंद SI ऑफिसर की बाइक लेकर जज के पास जाता है। जज को वो मुरली के केस के बारे में बताता है तो जज उससे सवाल करता है कि क्या उसके भाई और उसके बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका है, तो वो बताता है कि नहीं। अब यहाँ जज सोच रहा होता है शायद अरविंद प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई को जेल भिजवाना चाहता है या फिर पुलिस स्टेशन में किसी पुलिस ऑफिसर से उसकी दुश्मनी है या फिर वो चीप पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहा है। अरविंद उसे समझाने की कोशिश करता है तो जज उसे कहता है कि वो उस आदमी को जिसका नाम चंदन है वो उसको यहाँ लेकर आए और जो भी सबूत है वो उसके सामने पेश करे, वो तभी इन बातों पे यकीन करेगा। इसके बाद वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जो कि अरविंद को अरेस्ट करने आए हैं बाइक चोरी करने के जुर्म में। अब वो लोग बाहर उसे ले जाते हैं और उसके बाइक के पेपर्स चेक करते हैं। वो बाइक के पेपर्स अरविंद के नाम होते हैं क्योंकि वो बाइक छुट्टी लेने से पहले अरविंद की थी, इसलिए अरविंद को पुलिस छोड़ देती है। अरविंद चंदन के लास्ट एड्रेस पर जाता है जो कि पुलिस रिकॉर्ड में था। वहाँ पे एक आदमी होता है, वो आदमी अरविंद को बताता है कि चंदन यहाँ पे रेंट पे रहता था, मगर इस आदमी ने उससे कभी भी रेंट नहीं लिया और न ही इन्होंने रेंट एग्रीमेंट बनवाया और इनके पास उसकी कोई ID भी नहीं है। अरविंद इन लोगों को अपना नाम आनंद बताता है और खुद को चंदन का दोस्त बताता है और इनकी बातों से अरविंद को पता चलता है कि चंदन की उम्र करीबन 30 से 35 के बीच है। ये कपल 40 एज क्रॉस करने के बाद भी बे औलाद था। जब चंदन यहाँ आया तो उसने इन लोगों को बताया कि वो ऐसे पूजा पाठ जानता है जिससे इन लोगों को औलाद का सुख नसीब हो सकता है। तो उसने इन लोगों के लिए कई मंदिरों में जाकर पूजा की। एक अजीब सी आर्टिकल इन लोगों को दी जिसके बाद इन लोगों को औलाद का सुख नसीब हुआ। अरविंद इनसे पूछता है कि इन सब चीजों के लिए इन्होंने उसे कितने पैसे दिए, तो ये आदमी उसे बताता है कि उसने 4 से 5 लाख चंदन को दिए थे पूजा पाठ करने के बाद। इस कपल का मानना है कि चंदन की वजह से ही इन्हें औलाद का सुख नसीब हुआ और इसलिए ये दोनों उसे भगवान की तरह मानते हैं। जब चंदन को पैसे मिल गए तो वो यहाँ से चला गया और उसके बाद इन दोनों को उसकी कोई खबर नहीं है। अरविंद का भाई अपने सीनियर ऑफिसर को अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने के लिए जाता है, जहां उसे बात करते हुए अरविंद के भाई को पता चलता है कि अरविंद ने आज से ही ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। अगले सीन में हम देखते हैं अरविंद मार्टिन के घर जाता है और उस घर की थोड़ी तलाशी लेता है और वहाँ उसे वही अजीब सा आर्टिकल मिलता है जो उसको चंदन के लैंडलॉर्ड के घर में देखा था। अरविंद का भाई अरविंद को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसको उसके ट्रांसफर के बारे में बताता है। अरविंद के भाई ने अरविंद का अमरावती में ट्रांसफर कर दिया जो कि यहाँ से काफी दूर है और अरविंद को अपनी बेटी की शादी में आने के लिए भी मना कर देता है। अरविंद जाने से पहले पुलिस स्टेशन के पास वाले होटल में उस लड़के को कुछ पोस्टर देता है अपनी दुकान पे और अपने दुकान के आसपास में
में लगाने के लिए कहता है। उसमें उसने एडवर्टाइजमेंट करी हुई है कि जिनको औलाद का सुख नहीं मिला है वो इस नंबर पे कॉल करके पूजा पाठ करवाकर औलाद का सुख पा सकते हैं। और उस पोस्टर में अरविंद ने अपना नंबर डाला है के साथ में चंदन का नाम लिखा हुआ है, चंद्रमा ने। इसके बाद अरविंद को अलग अलग लोगों की कॉल आने लगती है। अरविंद अमरावती में ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। वहाँ एक जानकी नाम की औरत आती है पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। इस औरत का पति इसे छोड़कर भाग गया था। उसके बाद ये औरत ऑनलाइन किसी आदमी से डेटिंग कर रही थी। उस आदमी ने इससे अपना घर बनाने के लिए 50,000 उधार लिए और इसने उसे पैसे दे दिए। उसके बाद एक हफ्ते बाद उस आदमी ने इसे वो पैसे वापस लौटा दिए और कुछ दिनों बाद दोबारा घर बनने के लिए 1 लाख रुपए उससे उधार लिए और उसने इससे वादा किया कि घर बनते ही गृह प्रवेश और शादी दोनों एक साथ करेंगे। और पैसे देने के बाद उसने बात करना बंद कर दिया। ये समझ गई कि वो फ्रॉड है। ये सब कुछ अरविंद को बता रही होती है कि अरविंद को एक आदमी की कॉल आ जाती है जो उसे चंदन समझकर बहुत गालियां देता है और उस पर चिल्लाता है। एक तरफ वो फोन पर बात कर रहा होता है और दूसरी तरफ जानकी उसे अपनी कहानी सुना रही होती है। अरविंद इरिटेट हो जाता है और उस पर चिल्ला देता है। अरविंद को जिस आदमी की कॉल आई थी उस आदमी का नाम था मुजीब। वो अपने दोस्त एसआई को मुजीब के पास भेजता है। वहाँ मुजीब से बात करने पर पता चलता है कि मुजीब के घर पे एक आदमी रेंट पे रह रहा था और मुजीब को अपनी बेटियों की शादी की बहुत फिक्र थी, जिसके लिए उस आदमी ने मुजीब को कहा कि वो एक सोने की चेन लेकर आएगा जो कि जादुई है। अगर वो अपने घर में उस जादुई सोने की चेन को 6 महीने तक रखेगा तो उसकी बेटियों की शादी अच्छी जगह हो जाएगी। ये कहकर उसने उससे 2-3 लाख ले लिए और सोने की चेन लेने जा रहा हूँ ये कहकर वो गया और उसके बाद आज तक वापस नहीं आया। एसआई मुजीब के घर के सामने मार्टिनी का घर देखता है और उससे पूछता है क्या वो आदमी और मार्टिनी एक दूसरे को जानते थे। तो मुजीब उसे बताता है उस फ्रॉड आदमी की और मार्टिनी की जान पहचान करवाई थी। मार्टिनी भी बे औलाद था, इसलिए उस फ्रॉड आदमी ने उसे बताया कि वो औलाद के लिए पूजा पाठ कर सकता है जिससे मार्टिनी को औलाद हो जाएगी। उसने उसके घर में पूजा पाठ की थी और उससे कई लाख रुपए ऐट लिए थे और उसके बाद वो गायब हो गया था। मार्टिनी को औलाद तो नहीं हुई मगर मुरली ने मार्टिनी का मर्डर कर दिया। अरविंद एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है। चंदन का नाम और एज बताकर सिस्टम में ढूंढने के लिए कहता है। 3 चंदन नाम के आदमी निकलते हैं जिसमें से एक आदमी होता है जिस पर कई फ्रॉड और चीटिंग के केस होते हैं और वो परसों रात की फ्लाइट से देश से बाहर जा रहा है। अरविंद के पास ज्यादा टाइम नहीं है उसे पकड़ने का। अरविंद अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास जाता है 2-3 दिन की छुट्टी मांगने के लिए। सर इस बात पे बहुत गुस्सा करता है और उसे छुट्टी देने से मना कर देता है। जानकी ने अरविंद की कंप्लेंट की है कि उसने उस पर चिल्लाया और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। जब ये कार्रवाई हो रही होती है तो अरविंद का जूनियर ऑफिसर सामने आता है और उस केस में जो भी अपडेट है उसके बारे में बताता है। तो अरविंद को मौका मिल जाता है और वो उन्हें बोलता है उन्हें कुछ हिंट मिली है जिसके लिए वो उस आदमी को ढूंढने कल्याण जा रहे हैं। इसके बाद वहाँ के चेयरमैन अरविंद को जानकी से सॉरी बोलने के लिए कहती है और अरविंद जानकी को सॉरी बोल देता है। अब अरविंद अपने साथ 2 पुलिस ऑफिसर को लेकर कल्याण के लिए निकल जाता है। वो वहाँ उन लोगों को कहता है कि उसे कुछ काम है और ये कहकर वो चंदन के पास चला जाता है। वो चंदन के घर जाता है और उसे मिलता है। चंदन नेवी पुलिस ऑफिसर है जो कि रिटायर है। वो उसे बताता है कि उसकी आईडी का इस्तेमाल करके किसी ने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया जिसका इल्जाम उस पर आ गया क्योंकि उसकी आईडी इस्तेमाल हुई थी। उसके ऊपर मुकदमा चला और उसने कोर्ट में अपने आप को सही साबित कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। उस फ्रॉड को ढूंढते हुए बहुत सारे लोग चंदन के घर आते रहते हैं। जाने से पहले अरविंद अपने फोन में मार्टिन की फोटो चंदन को दिखाता है। चंदन उसे बताता है कि उसके मर्डर से पहले मार्टिन यहाँ आया था उस फ्रॉड आदमी के बारे में पता करने के लिए और उसके कुछ दिनों बाद मार्टिन का मर्डर हो गया। चंदन ने मार्टिन के मर्डर के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था और उसकी फोटो देखी थी, इसलिए उसे उसकी शक्ल याद है। जानकी को जिस फोन नंबर से कॉल आती थी वो फोन नंबर जिस आईडी से था वो आईडी जिस लड़के की थी वो उस लड़के के पास पहुंचते हैं। वो लड़का इन्हें बताता है कि उसने किसी मंत्रालय टूरिज्म में काम करने वाले क्लर्क के लिए टीम ली थी जो कि उसे नौकरी दिलवाने वाला था। अब अरविंद उस ऑफिसर को ढूंढते हुए उसके ऑफिस जाता है
और वो आदमी उसे बताता है उसकी आईडी इस्तेमाल करके किसी ने कई लोगों के साथ फ्रॉड किया और वो लोग ढूंढते हुए इसके पास आए। उनमें से एक आदमी से वो नंबर लिया जिस नंबर से उन लोगों को फोन आ रहे थे और इसने फ्रॉड आदमी को नौकरी चाहिए बोल के कॉल किया और उस आदमी ने इससे कई लाख रुपए मांगे और उसको टापू पे बुलाया। ये टापू पर गया ये जानने के लिए कि वो कौन है जो इसकी आईडी से लोगों से फ्रॉड कर रहा है। जब वो वहाँ गया तो इसकी आंखों पर उसने पेपर स्प्रे किया जिसकी वजह से ये देख नहीं पा रहा था। उसने लोहे की रोड से इसे कई बार मारा। ये बेहोश हो गया। इससे मरा हुआ समझकर वो फ्रॉड आदमी वहाँ से चला गया। इसके बाद वहाँ कुछ औरतें आई जिन्होंने इसे देखा और हॉस्पिटल पहुंचाया। इस तरह से वो बच गया। अरविंद इस आदमी से फ्रॉड आदमी का हुलिया पूछता है तो ये बिल्कुल सेम वही हुलिया बताता है जो कि मुजीब ने बताया था उस फ्रॉड आदमी का हुलिया, यानी कि जिस आदमी ने जानकी से फ्रॉड किया, जिस आदमी ने मार्टिन का मर्डर किया, वो दोनों एक ही हैं। वो एक ही आदमी है जो इन सब के साथ में फ्रॉड कर रहा है। उसी टापू पे अरविंद को वो घर भी दिखता है जो फ्रॉड ने जानकी को घर की फोटो भेजी थी। वही फोटो वाला घर वहाँ पे होता है। अरविंद उस घर के पास में एक घर देखता है जो कि बहुत पुराना होता है। वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं और उस घर की तलाशी लेते हैं। उस घर में बहुत सारी आईडी पड़ी हुई होती हैं और उस घर का एक कमरा पूरा लग्जरी होता है। उस कमरे में अरविंद को वैसे ही आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जो मार्टिनी के घर में और दूसरे एक आदमी के घर में उसे देखने को मिला था, जो उस फ्रॉड आदमी ने बे औलाद लोगों को दिया था ये कहकर कि उससे उन लोगों को औलाद हो जाएगी। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो इस घर की देखभाल करता है। इस घर का जो असली मालिक है वो मर चुका है और उसके बच्चे विदेश में रहते हैं और इस घर की देखरेख करने के लिए इस आदमी को दिया है। और इस घर में विनय मोहन नाम का एक आदमी किराए पर रह रहा है। वो आदमी इन्हें किराया कैश में देता है और इनके पास में कोई भी रेंट एग्रीमेंट नहीं है। वहाँ पे पड़ी कई सारी आईडीज में से वो उस आदमी को पहचानने के लिए कहता है जो इस घर में रहता है। वो आदमी उस सारी आईडी को देखता है मगर उनमें से कोई भी वो आदमी नहीं होता है जो इस घर में रहता है। अरविंद उस आदमी के बारे में इससे पूछता है तो ये बताता है कि वो आदमी 2 दिन पहले अपने गांव गया है और कल दोपहर तक वो वापस आ जाएगा। विनय अपने साथियों को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद और ऑफिसर्स को लेने के लिए जाता है। वहाँ के पास के पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ के एसआई वहाँ है नहीं। अरविंद एसआई से मिलने के लिए क्रेमाटोरियम जाता है। वहाँ पुलिस वाले एक लाश के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उस फ्रॉड आदमी का था। यहाँ अरविंद को पता चलता है कि कल रात एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी मौत हो गई और उसका फोन टूट चुका है और उस लाश के वॉलेट में विनय मोहन नाम की आईडी मिलती है जिसका पता लगाने पर इन्हें पता चलता है कि वो आदमी कोई और है जिसकी वो आईडी थी और जो आदमी मरा है उसका चेहरा एक्सीडेंट में इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि ये लोग उसके चेहरे की पहचान नहीं कर पा रहे हैं और 4-5 दिन से ये लाश इनके पास है और इन्होंने इस लाश के बारे में 4-5 दिन से न्यूज़पेपर में न्यूज़ देने के बाद भी जब इस लाश के लिए कोई नहीं आया तो इन्होंने आज सुबह इस लाश को जला दिया। अरविंद अपने घर वापस जाता है और अपने भाई को वो फाइल दिखाता है और उसे बताता है वो फ्रॉड आदमी अभी भी जिंदा है और वो इंदौर के एक होटल में रुका हुआ है। 3-4 दिन वो वहीं रुकेगा और अरविंद कल सुबह उस आदमी को पकड़ने के लिए इंदौर के लिए निकल जाएगा। ये बात कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। अरविंद का भाई इस बात से डर जाता है और वो अपने साथियों को फोन करता है और वो उस फाइल को लेकर इंदौर के लिए निकल जाते हैं अरविंद से पहले उस आदमी को पकड़ने के लिए, ताकि अरविंद उस आदमी को पकड़ ना पाए। अरविंद अपने भाई के जाने के बाद उसके पीछे स्टेट स्पेशल ब्रांच को कॉल करके अपनी पहचान छुपा कर खबर देता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर एक केस में जिसका फैसला कोर्ट कर चुकी है उस केस की इंक्वायरी करने के लिए इंदौर गए हैं और वो उनकी कार का नंबर और उन तीनों के नाम बताकर फोन रख देता है। अब उस डिपार्टमेंट के लोग एक्शन लेते हैं और रास्ते में ही अरविंद के भाई और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। अब इनके ऊपर उस केस की इंक्वायरी चलती है। ये लोग ऑफिस के बाहर बैठे होते हैं तीनों। अरविंद का भाई उसे सुनाने लग जाता है कि इनको एक्सपोज करके वो खुद सरकारी गवाह बन जाएगा और खुद बच जाएगा और इन्हें फंसा देगा।
तो अरविंद अपने भाई को कहता है कि वो बयान में कहेगा मुरली को फंसाने के लिए पॉलिटिशियन ने प्रेशर किया था, और उसके बाद जब उन्हें इस बात की सच्चाई पता चली, सही कातिल का पता लगाने के लिए इस केस की इंक्वायरी करने लगे। अरविंद उसे बताता है कि उसका शुरू से यही प्लान था, सजा होगी तो सबको साथ में होगी और फ्री होंगे तो सब साथ में होंगे। वो उस फ्रॉड की डेथ के बारे में भी उसे बताता है। इसके बाद मुरली को छोड़ दिया जाता है और इन सब पर इंक्वायरी चल रही होती है। अरविंद कहीं जा रहा होता है, उसे अपने सामान में एक लेटर मिलता है जो कि उसी फ्रॉड आदमी का होता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि वो एक स्मार्ट चोर है और जब वो दोनों मिलेंगे तो वो अरविंद को पहचान पाएगा, मगर अरविंद उसे पहचान नहीं पाएगा। वो उसे हमेशा एक कदम आगे रहेगा। और जब अरविंद ये सब पढ़ने के बाद उस लेटर पे डेट देखता है तो वो डेट होती है 30 अक्टूबर की, यानी उस आदमी की मौत से पहले। यहाँ अरविंद की जीत होती है। जो आदमी ये सोच रहा था कि वो जिंदा रहेगा और अपनी पहचान छुपाए रहेगा, वो आदमी मरा भी तो इस तरह से मरा कि उसे कोई नहीं पहचान पाया सिवाय अरविंद के, और उसकी मौत लावारिसों की तरह हुई और लावारिसों की तरह उसका अंतिम संस्कार हुआ। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करने के लिए मेरे वीडियोस को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया पे शेयर करें। थैंक यू।